बाबे दोवम, गुनाह की शनाख्त। आधी रात का वक्त था, मगर नींद मेहरान की आंखों से कोसों दूर थी। नसरीन के घर के सहन में खामोशी का राज था, लेकिन मेहरान के दिमाग में तूफान बपा था। एलिजाफ की पुरअसरार डायरी, फूफो के बेटे शाजीन का बेदर्दी से कत्ल, उसके अपने बाप का माजी, नवीद अली शाह की फैलती हुई दुश्मनी की नस्ल, और सबसे बढ़कर वो मखसूस कमरा जिसके राज ने उस खानदान को मख्तल बना दिया था। ये सब ख्यालात इसके जहन में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। वो बेचैनी में सहन में टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र ज़ेरब के कमरे की खिड़की पर पड़ी। वहां लाइट ऑन थी। मेहरान ठठक गया। रात के 2 बज रहे हैं और ये अभी तक जाग रही है। वो तजस्सुस के मारे दबे कदमों खिड़की की अकबी सिमत पहुंचा। वहां से उसे कमरे का अंदरूनी मंजर धुंधला सा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, या शायद वो ज़ेरब ही थी, जिसने स्याह रंग का एक मखसूस लिबास जो किसी अबाया या बरक़े जैसा था, हाथों में साम रखा था और उसे बड़े गौर से देख रही थी। मेहरान को इसे देखकर एक अजीब सी झरझरी आई। उस लड़की की पुश्त मेहरान की तरफ थी। वो उसका चेहरा देखना चाहता था, मगर उसके बाल और लिबास का अंदाज ऐसा था कि वो पहचान न सका कि ये वाकई ज़ेरब है या कोई और। इसके वजूद से एक ऐसी पुरअसरार लहर उठ रही थी जिसने मेहरान को कशमकश में डाल दिया। अभी वो मजीद कुछ समझने की कोशिश करता कि उसे सहन के कच्चे फर्श पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मेहरान फौरन अलर्ट हुआ और खुद को बचाने के लिए तेजी से किचन की तरफ मुड़ गया। किचन में पहुंचकर उसने खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए गिलास उठाया और पानी पीने लगा। थोड़ी ही देर बाद ज़ेरब अंदर दाखिल हुई। मेहरान ने देखा कि उसका चेहरा स्पॉट था। ज़ेरब, तुम इस वक्त? मेहरान ने सवाल करना चाहा। इसकी नजरें ज़ेरब की आंखों में वो स्याह लिबास तलाश कर रही थीं, मगर ज़ेरब ने मेहरान को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। उसने खामोशी से पानी का जग उठाया और बगैर कोई लफ्ज कहे मेहरान के पास से गुजरकर किचन से बाहर निकल गई। इसकी ये सर्द महरी मेहरान को मजीद उलझा गई। अगली सुबह लाहौर की धूप नसरीन फूफो के सहन में लगे नीम के दरख्त से छिनकर फर्श पर रक्स कर रही थी। किचन से देसी घी में पके हुए पराठों और इलायची वाली चाय की सूंधी सूंधी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। रात का वो पुरअसरार माहौल अब एक आर्जी पुरसकून सुबह में बदल चुका था। मेज पर शहजाद गहरे नीले रंग के कुर्ते में मलबूस बैठा था। उसके हाथ में अखबार था, मगर उसकी तवज्जो इरफान की बातों पर थी। इरफान अपनी प्लेट में अंडा लिए मेहरान की महंगी गाड़ी के फीचर्स के बारे में पूछ रहा था। मेहरान अभी अभी तैयार होकर निकला था। सफेद कल्फ लगे कुर्ते और स्याह वॉस्किट में वो हवेली का वही बावकार मेहरान शाह लग रहा था। आयशा ने आसमानी रंग का सूट पहना था। वो फिरती से तवे से गरम पराठे उतार कर मेज पर ला रही थी। नसरीन फूफो किचन की दहलीज पर खड़ी सबको मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। आयशा शरारत से, भाई, अगर आप इरफान को गाड़ी की सैर पर ले गए तो ये वापस नहीं आएगा, वहीं पिछली सेट पर अपना बिस्तर लगा लेगा। इरफान, आप चुप करें। आयशा आपी, मेहरान भाई ने वादा किया है कि वो मुझे गियर बदलना भी सिखाएंगे, है ना भाई? मैं तो बड़ा होकर बिल्कुल मेहरान भाई जैसा बनूंगा। मेहरान ने मुस्कुराकर इरफान के बाल बिखेरे, बिल्कुल छोटे। आज हम लाहौर देखेंगे। इसी लम्हे ज़ेरब किचन से निकली। इसने हल्के गुलाबी रंग का सादा सा सूट पहन रखा था। दुपट्टा सर पर जमाए वो चाय की कीतली लिए मेज की तरफ आई। शहजाद ने उसे देखकर मुस्कुराहट के साथ अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की। ज़ेरब, रात आपकी नींद पूरी हुई? सुबह आपका चेहरा थोड़ा बोझल लग रहा है। इसके लहजे में एक खास किस्म की फिक्रमंदी थी
जो मेहरान को एक आंख न भाई। ज़ेरब ने चाय कपों में इंडेलते हुए एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस नई जगह थी शहजाद, इसलिए थोड़ी देर लगी सोने में। अब ठीक हूँ। मेहरान ने नवाला तोड़ते हुए कंखियों से ज़ेरब को देखा। इसके जहन में रात वाला वो स्याह लिबादा किसी आसेब की तरह घूम रहा था। वो लिबास क्या था, और ये इतनी पुरसकून कैसे दुख सकती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आयशा अम्मी, देखे ना, ज़ेरब आपी कितनी खामोश हैं। ऐसा लगता है हवेली में सब लोग बहुत संजीदा रहते हैं। नसरीन फूफो, सहन में कदम रखते हुए, अरे नहीं बेटी, ये शाहों की वज़ादारी होती है। लेकिन अब यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आज शहजाद तुम सबको लाहौर की सैर करवाएगा। मेहरान ने चाय का घूंट भरा और शहजाद की तरफ देखा, जिसकी नजरें ज़ेरब पर जमी थीं। शहजाद का ज़ेरब के लिए ये दोस्ताना झुकाव मेहरान के सीने में हसद की एक लहर दौड़ा गया। नाश्ते की मेज पर हंसी मजाक और अपनाइयत तो जारी थी, मगर मेहरान के लिए ये सब एक दिखावा था। उसका तजस्सुस उसे अंदर ही अंदर खर्च रहा था। नाश्ते की मेज पर हंसी मजाक का जो सिलसिला अभी शुरू ही था कि अचानक ज़ेरब के फोन की स्क्रीन रोशन हुई और उस पर दादी अम्मा का नाम चमका। ज़ेरब ने एक लम्हे के लिए मेज पर बैठे सब लोगों को देखा। इसकी नजरें नसरीन फूफो पर ठहरे, जो नवाला तोड़ते हुए रुक गई थीं। ज़ेरब ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से दादी की धीमी और कमजोर आवाज आई, ज़ेरब बेटी, पहुंच गई हो? नसरीन कैसी है? दादी के लहजे में बरसों की प्यास थी। ज़ेरब ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, जी दादी, हम पहुंच गए हैं। फूफो बिल्कुल ठीक हैं, अभी हम सब नाश्ते की मेज पर हैं। ज़ेरब ने फोन की सिमत नसरीन फूफो की तरफ की और आहिस्ता से कहा, फूफो, दादी बात करना चाहती हैं, लें। नसरीन फूफो का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। इन्होंने अपनी माँ की आवाज सुनी तो उनके हाथ से नवाला छूट गया। एक तड़प, एक हसरत उनके चेहरे पर लहराई, मगर अगले ही लम्हे जैसे शब्बीर साहब की दी हुई कस्में और शाज़ीन का खून उनके सामने दीवार बन गया। इन्होंने नम आंखों के साथ सर झटका और बगैर कोई लफ्ज कहे कुर्सी छोड़कर तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ भाग गईं। मेज पर सन्नाटा छा गया। शहजाद, आयशा और इरफान खामोशी से अपनी माँ को जाते हुए देख रहे थे। ज़ेरब ने फोन दोबारा कान से लगाया तो दूसरी तरफ से दादी की हिचकी बंद गई थी। ज़ेरब, उसने बात नहीं की ना? मैं जानती थी वो बात नहीं करेगी। मेरी नसरीन बहुत जिद्दी है। वो जानती है कि मेरी आवाज उसके दिल में मिलने की तड़प पैदा कर देगी और वो कमजोर पड़ जाएगी। दादी की सिसकियां ज़ेरब के दिल को चीर रही थीं। ज़ेरब ने बड़ी मुश्किल से दादी को दिलासा देकर कॉल काटी। मेहरान से अपनी फूफो की ये हालत देखी न गई। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर नसरीन फूफो के पीछे कमरे में चला गया। अंदर नसरीन फूफो बेड पर बैठी अपने दुपट्टे में मुंह छुपाए ज़ारो कतार रो रही थीं। मेहरान उनके पास जमीन पर बैठ गया और उनके लरजते हुए हाथ अपने हाथों में लिए। फूफो, खुद को क्यों सजा दे रही हैं? वो आपकी माँ हैं। उनकी आवाज सुन लेने से कोई गुनाह नहीं हो जाता। नसरीन ने रोते हुए सर उठाया। उनकी आंखें सुर्ख थीं। मेहरान, ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये वो मुमता है जिससे मैंने सालों पहले नाता तोड़ा था। अगर मैंने उनसे बात कर ली तो मैं इस घर में एक पुल नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे फूफा ने मुझे इस दहलीज से बांध रखा है, मैं कैसे जाऊं? इसी दौरान शहजाद, आयशा, इरफान और ज़ेरब भी कमरे के दरवाजे पर आ गए। आयशा की आंखों में भी आंसू थे। इरफान, अम्मी, क्या नानो हमें प्यार नहीं करती? हम क्यों नहीं जा सकते? आयशा, हमें भी नानो से मिलना है अम्मी,
हमने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं। क्या हम कभी गुजरात नहीं जाएंगे? शहजाद ने आगे बढ़कर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में संजीदगी थी। अम्मी, आखिर कब तक? क्या हम अपने ही रिश्तों से भागते रहेंगे? नसरीन ने बेबसी से अपने बच्चों को देखा और बोले, तुम्हारा बाप वो हरगिज नहीं मानेगा। वो उस हवेली की मिट्टी को अपने बेटे का कातिल समझता है। वो तुम सबको वहां ले जाने के नाम से भी कौंप उठता है। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई, जिसे मेहरान की बुलंद और पर एतमाद आवाज ने तोड़ा। मेहरान खड़ा हुआ, उसके लहजे में फूफो के लिए बेपनाह मोहब्बत। फूफो, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं फूफा को मनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं आप सबको अपने साथ गुजरात लेकर जाऊंगा। उसने शहजाद और इरफान की तरफ देखा और फिर नसरीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे होते हुए किसी को कोई खतरा नहीं होगा। मैं माँ और बेटी को मिलवा कर रहूंगा। ये मेहरान शाह का अपनी फूफो से वादा है कि अब कोई दीवार रिश्तों के बीच नहीं रहेगी। मेहरान के इस पुख्ता इरादे ने नसरीन के दिल को एक ढाढ़स दी, जबकि ज़ेनब ने एक गहरी नज़र मेहरान पर डाली। वो जानती थी कि शब्बीर साहब को मनाना आग के दरिया को पार करने जैसा है, मगर मेहरान के लहजे की काट बता रही थी कि वो अब पीछे नहीं हटेगा। कमरे में जज्बाती मंजर अभी थमा ही नहीं था कि सीढ़ियों पर भारी कदमों की चाप सुनाई दी। शब्बीर साहब छत से नीचे उतर आए थे। उनके चेहरे पर रात भर की बेचैनी और बरसों की कड़वाहट साफ झलक रही थी। नसरीन फूफो ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मेहरान का हाथ छोड़कर बाहर सहन की तरफ बढ़ी, जबकि बाकी सब भी दबे कदमों उनके पीछे नाश्ते की मेज की तरफ लूट आए। शब्बीर साहब सहन के बीचों बीच खड़े थे। उनकी नजरें मेज पर रखी पराठों की टोकरी और चाय के कपों पर पड़ीं। फिर उन्होंने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ नसरीन को देखा। शब्बीर साहब तंजिया लहजे में, वाह नसरीन बीबी, इधर उन कातिलों की औलादों के लिए देसी घी के पराठे पेश किए जा रहे हैं। मुमता जाग उठी है या भाइयों की मोहब्बत में अपने बेटे की कब्र भूल गई हो? नसरीन का वजूद कांप उठा, मगर उन्होंने हिम्मत जमा करके जवाब दिया, शब्बीर, अल्लाह का वास्ता है, नाश्ते की मेज पर तो ये जहर ना अगलें। वो मेहमान हैं हमारे। बाकी सब भी कुर्सियों पर बैठ गए थे, मगर माहौल इतना बोझल था कि नवाला हल्क से उतरना मुश्किल था। शब्बीर साहब मेज के करीब आए और मेहरान और ज़ेनब को बारी बारी ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई मुजरिम हो। मेहमान? नसरीन, ये मेहरान शाह, उस रहमान शाह का खून जिसने इस राज की खातिर मेरे 10 साल के शाजीन को मक्तल में झोंक दिया। और ये लड़की इस फैजान की बेटी है जिसने कभी मुड़कर ये नहीं पूछा कि शब्बीर, तुम्हारा उजड़ उजड़ गया तो तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें क्या लगा मेहरान शाह, यहाँ आकर 2 मीठी बातें करोगे और मैं अपने बेटे का खून भूल जाऊंगा? तुम लोग यहाँ इसलिए आए हो कि वो कमरा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तुम चाहते हो कि हम फिर से इस आग में कूदें। मेहरान ने चाय का कप मेज पर रखा। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडा जलाल था। वो निहायत सुकून से खड़ा हुआ। फूफा साहब, आपका दुख सर आंखों पर, मगर याद रखिए कि जिस खून का वास्ता आप दे रहे हैं वो मेरा भी रिश्ता था। शाजीन मेरा भाई था, लेकिन इस दुख को ढाल बनाकर आप मेरी फूफो और अपने बच्चों का जीना हराम नहीं कर सकते। हम यहाँ कुछ छीनने नहीं बल्कि इन फासलों को मिटाने आए हैं जिन्हें आपने आना की दीवार बना दिया है। शब्बीर साहब, धाड़ते हुए, आना? इसे तुम आना कहते हो? जाकर देखो इस बोरी को जिसमें मेरे बेटे की हड्डियां टूट चुकी थीं। तुम्हारे बाप ने इस कमरे की चाबी को मेरे बेटे की जिंदगी से बड़ा समझा था। तुम सब गुनाहगार हो।
अब के शहजाद से रहा ना गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और अपने बाप के सामने आकर खड़ा हो गया। पापा, बस करें अब। कितने साल हो गए हमें इस कैद खाने में रहते हुए, जहां खुशी मनाना गुनाह समझा जाता है। आप जिस शाजीन भाई का जिक्र कर रहे हैं, उनकी रूह भी आज तड़पती होगी ये देखकर कि उनका बाप अपनी माँ से बेटी को बात तक नहीं करने देता। शब्बीर साहब ने हाथ उठाया जैसे शहजाद को थप्पड़ मारेंगे, मगर नसरीन दरमियान में आ गईं। उनका लहजा अब इल्तिजाई नहीं बल्कि रोबदार था। मारिए शब्बीर, आज अपने बेटे को भी मार लीजिए जैसे आपने बरसों से मेरे अरमानों को मारा है। लेकिन याद रखिए, ये बच्चे अब इस नफरत का बोझ नहीं उठाएंगे। मेहरान मेरा भतीजा है और ज़ेनब मेरी भतीजी है। अगर आपको उनका यहाँ होना मंजूर नहीं तो फिर नसरीन भी इस घर के लिए मर गई। तुम उनके लिए मुझसे लड़ रही हो। मेहरान, आगे बढ़कर लड़ाई का वक्त गुजर गया, अब फैसले का वक्त है। मैंने फूफो से वादा किया है कि मैं उन सबको गुजरात लेकर जाऊंगा। दादी अपनी बेटी और नवासों का इंतजार कर रही हैं। शब्बीर फूफा मेहरान की आंखों में आंखें डालकर धाड़े, गुजरात? तुम उन्हें गुजरात ले जाने का ख्वाब देख रहे हो मेहरान शाह? तो कान खोलकर सुन लो, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर तुम उन्हें ले जाना चाहते हो तो मेरी लाश पर से गुजरकर ही तुम उन्हें गुजरात ले जाओगे। सहन में सन्नाटा छा गया। आयशा और इरफान सहम कर नसरीन फूफो के पीछे छुप गए। शब्बीर साहब का जुनून अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों की तरफ एक वहशियाना निगाह डाली। और तुम सब? उन्होंने शहजाद और इरफान की तरफ उंगली उठाई। अगर तुम इस कातिल हवेली की मिट्टी को छूना चाहते हो तो याद रखना कि तुम यतीम होकर ही वहां कदम रखोगे। मैं जिंदा रहा तो तुम इस दहलीज को पार नहीं कर सकते। आखिर में वो नसरीन की तरफ मुड़े। इनका लहजा बर्फ की तरह ठंडा और जहर आलूद हो चुका था। और नसरीन, तुम अगर अपनी माँ की गोद में बैठने के लिए उतनी ही बेताब हो तो अपने इस सुहाग का जनाजा उठा कर जाना। तुम बेवा होकर ही अपने इस मेके का मुंह देखोगी। मेरी जिंदगी में ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद है। ये खौफनाक अल्फाज अदा करने के बाद उन्होंने मेज पर रखा हुआ चाय का कप जोर से फर्श पर दे मारा, जिसके टुकड़े मेहरान के पैरों के पास बिखर गए। वो एक आखिरी बार मेहरान को हकारत से देखकर गुस्से में पागलों की तरह बाहर की तरफ निकल गए। सहन में जैसे मौत जैसी खामोशी छा गई। नसरीन फूफो बेजान होकर कुर्सी पर गिर पड़ी। उनके मुंह से एक सिसकी भी ना निकल सकी। मेहरान की मुट्ठियां भींची हुई थी। लाहौर की तल्ख सुबह और शब्बीर साहब की जहरीली बातों के बाद कहानी का रुख वापस गुजरात की उसी पुरअसरार हवेली की तरफ मुड़ता है जहां नुसरत जहां बेगम अपने कमरे में मौजूद थीं। नुसरत जहां बेगम ने जैसे ही अपनी आंखें मूंदे, माजी की धुंध छुटने लगी। वो यादों की उस गली में जा पहुंचे जहां 4 साल पहले जिंदगी ने एक कठिन मोड़ लिया था। हवेली के बैरूनी हिस्सों में तनाव की लहरें वाज़ेह थीं, मगर रहमान शाह के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। रहमान शाह अभी अभी अपने कपड़े तब्दील करके आए थे। उन्होंने सफ़ेद रंग का कल्फ लगा हुआ कर्ता पहना था, मगर उनके चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सी इस्तिकामत थी। वो आईने के सामने खड़े अपने कफ दुरुस्त कर रहे थे जब नुसरत जहां कमरे में दाखिल हुईं। नुसरत जहां ने जर्द रंग का रेशमी सूट पहन रखा था। रहमान शाह इंतहाई ठंडे और फैसला कुन लहजे में, नुसरत, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। तुम मेहरान को लेकर आज रात ही कनाडा के लिए रवाना हो जाओगी। वहां मेरे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नुसरत जहां के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दौड़कर उनके करीब आई और उनका बाजू साम लिया। ये आप क्या कह रहे हैं रहमान? कनाडा? और वो भी अकेले?
میں آپ کے بغیر ایک قدم بھی اس حویلی سے باہر نہیں رکھوں گی۔ اگر خطرہ ہے تو ہم ساتھ مل کر سامنا کریں گے۔ رحمان شاہ نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے، سمجھنے کی کوشش کرو نصرت، میں اس علاقے کا شاہ ہوں۔ مجھ پر کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جن سے میں منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں اپنے بھائی فیضان اور اس کی ننھی بیٹی کو اس آگ میں جلنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری ماں یہاں ہے۔ نصرت جہاں تڑپ کر، لیکن رحمان، آپ کی زندگی، کیا مہران کو اپنے باپ کے سائے کی ضرورت نہیں؟ کیا میری کوئی حیثیت نہیں؟ رحمان شاہ، ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، تمہاری حیثیت میری روح جیسی ہے نصرت، اسی لیے میں اپنی روح کو محفوظ مقام پر بھیج رہا ہوں۔ مہران کو اس گندی سیاست اور دشمنی سے دور ایک پرامن زندگی دینی ہے۔ جیسے ہی حالات تھوڑے بہتر ہوں گے، میں خود تم دونوں کو لینے آؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ نصرت جہاں نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا، ان کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے رحمان، مجھے لگتا ہے اگر آج میں چلی گئی تو یہ حویلی آپ کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لے گی۔ رحمان شاہ نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نصرت جہاں کا شوہر اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے، بس مہران کا خیال رکھنا، اسے کبھی اس کمرے کے راز کے بارے میں مت بتانا جب تک وہ خود اسے ڈھونڈنے کے قابل نہ ہو جائے۔ ایک گہری آہ کے ساتھ نصرت جہاں کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ وعدہ کبھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ رحمان شاہ انہیں لینے کبھی نہ آ سکے، اور وہ آج تک کینیڈا کی سردیوں میں اسے گرم جوش وعدے کے سہارے جیتی رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میز پر رکھی رحمان شاہ کی تصویر کو چھوا۔ تم نے کہا تھا حالات ٹھیک ہوتے ہی لینے آؤ گے رحمان۔ انہوں نے سرگوشی کی۔ حالات تو ٹھیک نہیں ہوئے، مگر تمہارا بیٹا تمہاری اسی مٹی میں واپس آ گیا ہے۔ کاش تم دیکھ سکتے کہ وہ بالکل تمہاری طرح اپنی ذمہ داریوں کے حصار میں بندھا ہوا ہے۔ کمرے میں موجود قدیم گھڑی کے پینڈولم کی آواز اب نصرت جہاں کو کسی آنے والے طوفان کی دستک لگ رہی تھی۔ صحن میں گاڑی کی چابیوں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ عرفان جوش میں کبھی جوتے پہن رہا تھا تو کبھی مہران کے قریب جا کر اس کی قمیض کھینچ رہا تھا۔ مہران بھائی، جلدی کرے نا، آپ نے کہا تھا آج ہم گاڑی میں قلعہ دیکھیں گے اور میں گیئر بھی بدلوں گا۔ مہران، جو اس وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے ایک بوجھل نظر عرفان پر ڈالی۔ اسے شروع سے لے کر آج تک کی ساری باتیں پریشان کر رہی تھیں، الیزاف کا راز اور پھوپھا کی جلی کٹی باتیں۔ مہران، آہستہ سے، عرفان چھوٹے، میرا دل نہیں چاہ رہا باہر جانے کا۔ شہزاد تم سب کو لے جائے گا، میں یہیں گھر پر پھوپھو کے پاس رہوں گا۔ تم لوگ جاؤ اور خوب سیر کرو۔ شہزاد نے مہران کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ عرفان کا چہرہ ایک دم لٹک گیا۔ مہران بھائی، آپ کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ کوئی بات نہیں عرفان، مہران بھائی تھک گئے ہوں گے۔ چلو عائشہ، زیرب، ہم چلتے ہیں۔ عائشہ اور عرفان گاڑی کی طرف بڑھے۔ شہزاد ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا، مگر زیرب وہیں رک گئی۔ اس نے ایک نظر صحن میں بیٹھے مہران پر ڈالی۔ زیرب کو مہران کے لیے فکر مندی ہوئی۔ جب سے مہران کینیڈا سے آیا تھا، اس نے اسے کبھی اس طرح الجھا ہوا اور پریشان نہیں دیکھا تھا۔ زیرب نے دل میں سوچا، مہران، میں جانتی ہوں تم کسی وجہ سے پریشان ہو اور پھوپھو کی باتیں سن کر اور بھی الجھ گئے ہو۔ میں تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور پھر قدم بڑھا کر گاڑی کے پاس کھڑے عرفان کے قریب گئی۔ عرفان، اپنے مہران بھائی کو بھی ساتھ لو۔ میں تم لوگوں کے ساتھ جانا تو چاہتی ہوں، لیکن ان کے بغیر نہیں۔
सूरज की सुनहरी किरणें लाहौर की कुशादा सड़कों पर रक्स कर रही थीं। मेहरान की काली बीएमडब्ल्यू ट्रैफिक को चीरती हुई माल रोड की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर की चहल पहल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक ऐसी खामोशी जिसमें कई सवालात और जज्बात दबी हुई चिंगारियों की तरह मौजूद थे। मेहरान ने सफ़ेद कल्फ लगी कमीज के कफ सौड़े ऊपर चढ़ा रखे थे। इसके मजबूत हाथ स्टीयरिंग पर थे और आंखों पर महंगा काला चश्मा। वो ड्राइविंग पर तवज्जो दिए हुए था, मगर उसके कान गाड़ी में होने वाली हर सरगोशी पर लगे थे। इरफान, जो कि पिछली सीट के बिल्कुल बीच में बैठा था, बार बार मेहरान के कंधे के पास झुककर स्पीडोमीटर को देख रहा था। मेहरान भाई, ये 100-100 की स्पीड पर भी इतनी पुरसकून कैसे चल रही है? हमारी वाली वैगन तो 60 पर पहुंचकर ऐसे सरसर कांपती है जैसे उसे बुखार चढ़ा हो। इरफान ने हैरत से पूछा। मेहरान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इरफान, ये गाड़ी नहीं, ये एक मशीन है जो सिर्फ रफ्तार नहीं, आराम भी देती है। तुम बस सब्र करो, जब हम खुली सड़क पर जाएंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये उड़ती कैसे है। सच मेहरान भाई, क्या मैं भी कभी ऐसी गाड़ी चला सकूंगा? इरफान की आंखों में चमक थी। क्यों नहीं, तुम अच्छे से पढ़ो, फिर ऐसी 10 गाड़ियां तुम्हारे गैराज में होंगी, मेहरान ने बड़े भाइयों वाले प्यार से कहा। गाड़ी की अगली नशिस्त पर बैठा शहजाद बार बार पीछे मुड़कर ज़ेरब को देख रहा था, जो खिड़की से बाहर लाहौर की तारीखी इमारतों को देख रही थी। ज़ेरब ने आज हल्के पस्ती रंग का रेशमी सूट पहना था। ज़ेरब, आपने वो सामने वाली इमारत देखी? इसकी मेहराबें, आर्चेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने कल इस पुरानी तस्वीर में दिखाई थी। शहजाद ने गुफ्तगू का आगाज किया। ज़ेरब ने अपनी गहरी आंखें इमारत पर जमाए और धीमे से बोली, हाँ शहजाद, ये मुगलिया और बरतानवी तर्ज़े तामीर का इम्तिजाज है। कितना अजीब है ना? इंसान चले जाते हैं, मगर उनका जायका और उनकी पसंद इन पत्थरों में कैद हो जाती है। शहजाद के चेहरे पर सताइश आई। आप फन आर्ट को सिर्फ देखती नहीं हैं, इसे महसूस करती हैं। काश मैं आपको वो आर्ट गैलरी दिखा सकूं, जहां मैं अक्सर जाता हूं। मेहरान ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त सख्त कर ली। इसने आईने में ज़ेरब को देखा, मगर ज़ेरब की नज़रें शहजाद के जवाब में सिर्फ एक मौदबाना मुस्कुराहट तक महदूद थीं। पिछली सेट के दूसरे कोने में आयशा अपने मोबाइल में गर्क थी। उसने नीले रंग का कुर्ता पहना था और कानों में छोटे छोटे झमके पहने हुए थे जो उसके हर हरकत पर हिल रहे थे। आयशा, तुम फिर से वो मोबाइल में घुस गईं? देखो कितना प्यारा शहर है, शहजाद ने पीछे मुड़कर आयशा से कहा। भाई, ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। हीरोइन को पता चलने वाला है कि हीरो उसका दुश्मन नहीं बल्कि मुहाफिज है। आयशा ने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया। अचानक गाड़ी के साउंड सिस्टम पर मेहरान के फोन की रिंगटोन गूंजी। स्क्रीन पर हुसन का नाम चमक रहा था। मेहरान ने स्टीयरिंग व्हील पर लगे बटन से कॉल पिक की। हाँ हसन, सब खैरियत? मेहरान की आवाज अचानक संजीदा हो गई। यार मेहरान, पहले तो ये बताओ लाहौर कैसा लग रहा है? पराठे वगैरह हजम हो रहे हैं? हसन ने रिवायती हंसी के साथ पूछा। हाँ भाई, सब ठीक है। तुम सुनाओ, ऑफिस के क्या हाल हैं? मेहरान ने सबकी मौजूदगी का लिहाज करते हुए मुख्तसरन जवाब दिया। हुसन का लहजा अचानक बदला और वो संजीदा हो गया। मेहरान, एक बात बतानी थी जो मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। आज ऑफिस में कुछ नए इन्वेस्टर्स आए थे। दुखने में तो वो बड़े बिजनेसमैन लग रहे थे, मगर उनके सवालात कुछ अजीब थे। कैसे सवालात? मेहरान की पेशानी पर बिल आ गए। वो तुम्हारे प्रोजेक्ट से ज्यादा तुम्हारे लाहौर ट्रिप
और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड में दिलचस्पी ले रहे थे। एक तो बार बार गुजरात के शाहों की प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा था, जिसे वो कोई तारीखी वर्सा समझकर खरीदना चाहते हैं। मेहरान ने आईने में ज़ेरब को देखा, जिसकी नजरें अब खिड़की से हटकर मेहरान के चेहरे पर जमी थीं। शायद वो कॉल की संजीदगी भांप गई थी। हसन, उन पर कड़ी नजर रखो। किसी को भी मेरे या मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं मिलना चाहिए। हसन ने फिजा को थोड़ा हल्का करने के लिए छेड़ा। अच्छा बाबा, समझ गया। वैसे ये तो बताओ, वो तुम्हारी डोल्फिन कैसी है? लाहौर की हवा लगी इसे, या अभी तक वही गुजरात वाली सर्द महरी है? मेहरान ने शहजाद की तरफ देखा, जो अब बड़े गौर से मेहरान की बातें सुन रहा था। मेहरान को हुसन का ये मजाक उस वक्त बिल्कुल अच्छा न लगा। हसन, मैं काम के सिलसिले में बाहर हूँ, तफरीह के लिए नहीं। रखो फोन। मेहरान ने झुंझलाकर फोन काट दिया। गाड़ी में एक बोझल खामोशी छा गई। इरफान ने डरते हुए पूछा, मेहरान भाई, क्या कोई मसला हो गया है? मेहरान ने जबरदस्ती एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। नहीं इरफान, बस कुछ काम की बातें थीं। चलो, अब हम शाही किला पहुंचने वाले हैं। मेहरान ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर उसके दिमाग में हुसन की बातें चल रही थीं। उसे एहसास हो रहा था कि वो जहां भी जाए, माजी और उस कमरे का साया उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। शाही किले के सामने गाड़ी रुकते ही इरफान और आयशा जोशो खरोश से बाहर निकले, लेकिन मेहरान के कदम बोझल थे। हुसन की काल ने उसके अंदर एक अजीब सा खदशा पैदा कर दिया था। शहजाद ज़ेरब को किले की दीवारों पर बनी नक्श निगारें दिखाने में मसरूफ था, और मेहरान कुछ फासले पर रहकर उनके साए की तरह साथ चल रहा था। सूरज ढलने को था और किले की फसील पर नारंगी रोशनी फैल रही थी। मेहरान ने देखा कि ज़ेरब एक कदीम मेहराब के पास खड़ी कहीं दूर देख रही थी। शहजाद आयशा को कुछ दिखाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ा तो मेहरान को ज़ेरब के पास जाने का मौका मिल गया। तुमने इरफान से जबरदस्ती जिद करवाकर मुझे साथ जाने को कहा था ना? मेहरान ने ज़ेरब के पीछे आकर सरगोशी की। ज़ेरब, जो कहीं खोई हुई थी, झुंझलाकर पलटी। सूरी, आपने कुछ कहा? मेहरान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ दोबारा बात दोहराई। तुमने इरफान से जिद करवाकर मुझे साथ जाने को कहा था ना? मैं ऐसा क्यों कहूंगी? ज़ेरब ने नजरें चुराकर चलना शुरू कर दिया। मेहरान उसके पीछे चलता हुआ बोला, झूठ बोलते हुए तुम बिल्कुल 6 साल की किसी छोटी बच्ची जैसी लगती हो, जो अपनी चोरी पकड़े जाने पर सहम जाती है और नजरें चुराने लगती है। मुझे इरफान ने बता दिया है, तुम्हें ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं। ज़ेरब वापस पलटी। ऐसा नहीं है। बस वो? मेहरान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। बस वो क्या? मैंने तुम्हारा उतरा हुआ पिच के टमाटर जैसा मुंह देख लिया था, जब तुम मुझे शहजाद के साथ जाते देख रहे थे। काफी एडमायरिंग लगता है तुम्हें तुम्हारा एक्स्ट्रा प्यारा कजन। क्यों? ठीक कहा ना? ज़ेरब ने एक नज़र मेहरान पर डाली और जवाब दिए बगैर चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो रुक गई। ज़ेरब ने मेहरान के करीब आते ही बगैर उसकी तरफ देखे पूछा, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर शहजाद के साथ चली जाती? ये अल्फाज सुनकर मेहरान चौंक गया। चंद लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान ठहर गई। फिर वो ज़ेरब के करीब आकर धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, डोल्फिन अपने समंदर के बगैर नहीं रह सकती। इस बार ज़ेरब को डोल्फिन का लफ्ज बुरा नहीं लगा, बस वो मेहरान के सामने मुस्कुराना नहीं चाहती थी। वो दोबारा उसी अंदाज में चलने लगी। हसन की काल से तुम परेशान लग रहे थे। उसकी आवाज में वही पुरस्रार सुकून था जो मेहरान को हमेशा उलझाता था। मेहरान ने गहरा सांस लिया।
वो लोग यहाँ भी हमारा पीछा कर रहे हैं ज़ेरब। वो इस कमरे तक पहुँचना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ये सब कैसे मालूम हो रहा है। ज़ेरब आहिस्ता से मुड़ी। इसकी आंखें मेहरान की आंखों में गुड़ गईं। शायद इसलिए कि वो राज अब सिर्फ एक कमरे में बंद नहीं रहा, वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। शाही किले की फसील पर खड़े मेहरान के आसाब उस वक्त तन गए जब उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन गूंजा। उसने जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। एक नामालूम नंबर से इसे एक तस्वीर भेजी गई थी। तस्वीर में नसरीन फूफो के घर का वही किचन नजर आ रहा था जहां से वो चंद घंटे पहले निकले थे। किचन की दीवार पर किसी ने सुर्ख रंग जो खून जैसा लग रहा था से बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, एलिजाफ। मेहरान का सांस हल्क में अटक गया। अभी वो संभल भी ना पाया था कि एक मैसेज स्क्रीन पर लहराया, हमें सिर्फ एलिजाफ चाहिए शाह साहब, इसे हमारे हवाले कर दें वरना ये घराना आपकी आना की भेंट चढ़ जाएगा। मेहरान की आंखों में वहशत उतर आई। एलिजाफ? एलिजाफ तो मर चुकी थी। क्या वो जिंदा है? और उन लोगों को इस घर का पता कैसे चला? मेहरान का दिमाग किसी खोलते हुए लावे की तरह उबलने लगा। इसे नसरीन फूफो की जान खतरे में लगी। शहजाद, आयशा, अभी के अभी गाड़ी में बैठो। फौरन। मेहरान की दहाड़ से किले के दरो दीवार लर्ज उठे। शहजाद और ज़ेरब जो अभी दीवारों की नक्श निगारी पर बात कर रहे थे, मेहरान के बदले हुए तीर देखकर सहम गए। मेहरान ने किसी को कुछ बताने या पूछने का मौका न दिया और दीवानावार गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते भर मेहरान ने गाड़ी उड़ाई। उसके माथे से पसीना बहकर उसकी शर्ट को तर कर रहा था। इसके ज़हन में सिर्फ वही तस्वीर घूम रही थी, अगर फूफो को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। गाड़ी घर के सामने एक जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। मेहरान ने दरवाजा लात मारकर खोला और पिस्तौल निकालकर सहन में दाखिल हुआ। फूफो, फूफो, वो चलाया।